A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 business studies. As you know very well, in the last few videos, we already discussed a lot of the important theoretical topics related to the financial market, and this is in chapter number 10. In this chapter, firstly, we discuss what is the meaning of financial market, as well as we discuss the different types of the financial market, that is in money market and capital market, and also we discuss what are the four important functions of the financial market. So in today's video, let's we discuss the some of the important points of money market. So आज की वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे important key points related to money market, as well as in today's video we discussed the first three instrument of money market. Okay, as well as we discussed the first three instruments of money market, that is an treasury bill, which is also known as an T-bills, as well as we discussed second instrument of money market, certificate of deposits, as well as we discussed what are the concept of call money. And all three is a very important instrument of the money market which are used by the different participants. As well as you know very well, apart from this कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के, वो हैं कॉमर्शियल बिल्स एंड कॉमर्शियल पेपर. इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इन टुडेज वीडियो on 1st July we discussed the first three instrument of money market, that is a T-bill, certificate of deposit and call. As well as also we discussed the important key points related to the money market जो आपको notes prepare करने में काफी help करेंगे. Before that you know very well कि अगर हम लोग financial market को analyze करें, so financial market is a market which creates the financial assets and also exchange the financial assets. यानी फाइनेंशियल मार्केट का रिलेशन जिससे होता है फाइनेंशियल एसेट्स होता है, जिनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये मार्केट्स होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करते हैं एंड एक्सचेंज करते हैं. विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वी क्रिएट एंड एक्सचेंजिंग फाइनेंशियल एसेट्स. As well as you know very well, on the basis of maturity, there are two types of the financial market, that is a money market and capital market. So आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले मनी मार्केट के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, मनी मार्केट के फर्स्ट थ्री इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो दो इंस्ट्रूमेंट बच जाएंगे कॉमर्शियल बिल एंड कॉमर्शियल पेपर, नाम मिलता जुलता है इसलिए इनको एक साथ डिस्कस करेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है. जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉमर्शियल बिल में क्या फीचर्स होते हैं, कॉमर्शियल पेपर में क्या फीचर्स होते हैं. दोनों में काफी डिफरेंट फीचर्स हैं और दोनों के पार्टिसिपेंट्स भी लगभग अलग अलग है, मैच्योरिटी भी लगभग अलग अलग है, मैच्योरिटी पीरियड. सो नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे और कैपिटल मार्केट की कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, कैपिटल मार्केट के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. कैपिटल मार्केट में कौन कौन से सिक्योरिटीज के साथ हम डील करते हैं, उसके कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन एक बार फिर से उसको रिवाइज करेंगे. ओके, सो ये पहले एक समरी पॉइंट आप तैयार कर लीजिए, देख लीजिए कि इन टुडेज वीडियो में कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करना है. सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इन मनी मार्केट. लिस्ट करें, अगर एग्जामिनेशन में आपसे आ गया कि मनी मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत बताइए क्या जानते हैं, तो मनी मार्केट के जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो ये है. पहला, मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स.
मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी एक ऐसा मार्केट है जहां शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम फंड्स अरेंज कर सकते हैं। नंबर सेकेंड, फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स यू नो वेरी वेल, द सिक्योरिटीज। यहाँ पे जो फाइनेंशियल एसेट्स ट्रेड की जाती हैं, वो सारी फाइनेंशियल एसेट्स डील्स की जाती हैं। फाइनेंशियल एसेट्स डील्स whose maturity period of maturity period is up to 1 year, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल की होती है। यानी यहाँ पे ऐसे किसी भी फाइनेंशियल यहाँ पे कोई ऐसी किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स को डील नहीं किया जाता है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से क्या हो, ज्यादा हो। यहाँ पे उसी तरह की सिक्योरिटीज को डील किया जाता है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से क्या होती है, कम की होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मनी मार्केट से रिलेटेड है, वो ये है कि किस तरह के पार्टिसिपेंट्स इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया, तो मनी मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल मतलब नॉर्मल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट और म्यूचुअल फंड्स। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो मनी मार्केट में इंटरेस्ट लेते हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, यानी मनी मार्केट की फीचर्स हैं। अब मनी मार्केट में अगर हमें ट्रेड करना है, हमें मनी मार्केट में मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फंड की जरूरत है, तो वो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके मनी अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट का मतलब क्या है, पैसा अरेंज करना। और जिनके पास एक्सेस पैसा है वो अपने हिसाब से, देखिए आपको अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप जाएंगे मनी मार्केट, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप जाएंगे कैपिटल मार्केट, वहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जो इन्वेस्टर्स होता है उसके पास ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो बोरोवर होते हैं यानी जो फंड अरेंज करते हैं, उनको बहुत ही सोच समझ के फंड अरेंज करना पड़ता है। पहले उन्हें ये डिसाइड करना पड़ता है कि उन्हें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फंड चाहिए कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फंड चाहिए। अगर उन्हें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फंड चाहिए तो दे विल मूव टू द मनी मार्केट, क्योंकि वहीं उनको मिलेंगे लोग जो उनको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन दे सकते हैं या पैसा दे सकते हैं। और अगर उनको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लोन चाहिए या फंड चाहिए तो वो कैपिटल मार्केट की तरफ जाते हैं। सो अब बात ये उठता है कि मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फंड की जरूरत है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, और ज्यादा पैसे जरूरत है या जो जैसा भी पैसा जरूरत है, या कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसे की जरूरत है, तो वो कहां जाएंगे, मनी मार्केट में जाएंगे। अब बताओ मनी मार्केट में वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे कि उनको पैसा मिल जाए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। यानी हर तरह के लोगों के लिए, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक्स हो, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, हर तरह के लोगों के लिए यहाँ पे सुविधाएं रखी गई हैं। जैसे सबसे पहला और पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है वो है टी बिल, जिसे हम लोग ट्रेजरी बिल कहते हैं। The first instrument of the money market is treasury bill, TREASURY, treasury bills, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टी बिल्स। ये टी बिल्स क्या होते हैं? टी बिल्स जनरली जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए होते हैं। यानी टी बिल एक तरह की सिक्योरिटी होती है जिसे कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसके बिहाफ पे इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश मतलब स्टेट गवर्नमेंट। सो टी बिल कौन इशू करता है? पहला पॉइंट, इशूड बाई आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप कहोगे सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट क्यों नहीं इशू करती है? अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चलाने के लिए आरबीआई तो है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई अलग है? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे वो अलग है, लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत है तो वो किसके पास जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा। हम नॉर्मल पर्सन को पैसे की जरूरत होती है तो किसके पास जाते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स के पास जाते हैं, हम आरबीआई के पास नहीं जाते हैं।
लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो आरबीआई के पास जाते हैं। तो आरबीआई कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको परमिशन देती है, अच्छा ऐसा करो मार्केट में ट्रेजरी बिल इशू करो। तो इशू कौन करेगा? आरबीआई। आरबीआई ने फंड रेज किया विद द हेल्प ऑफ ट्रेजरी बिल, और वो फंड किसको दे दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। यानी ट्रेजरी बिल इशूड बाय आरबीआई on behalf of government of India. Point number 1. Point number 2, it is also known as T-bills is also known as जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता है? कल मैंने बॉन्ड्स बताया था। जनरली बॉन्ड्स जो होते हैं वो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं। ये जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? और नेहा ने मुझसे पूछा भी था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। सो जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब होता है कि वो सिक्योरिटी जो इशू के टाइम जनरली डिस्काउंट पर इशू होती है। यानी जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब होता है जीरो कूपन बॉन्ड्स आर दो सिक्योरिटीज विच आर इशूड एट डिस्काउंट, जिसे हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं, एंड रिडम्पशन या रीपेड एट पार या फिर प्रीमियम। ये पार और प्रीमियम का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे आप। यानी जीरो कूपन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिसे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है डिस्काउंट पे। मान लो एक सिक्योरिटी की प्राइस 100 रुपीज है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे 95 या 90 पे इशू किया, और जब इसकी मेच्योरिटी पीरियड आएगी, मेच्योरिटी पीरियड टी बिल की कब होगी? 1 साल के अंदर, जब भी डिसाइड किया गया होगा इशू के टाइम पे। तो जब रीपे करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी आरबीआई, जब इस सिक्योरिटीज को रीपे करेगी तो वो किस पे करेगी? 100 रुपए का। यानी वो सिचुएशन में वो 95 नहीं मानेगी, वो 100 रुपए देगी, या 100 रुपए से ज्यादा भी दे सकती है, 100 रुपए से कम नहीं देगी। तो यही तो फायदा है इन्वेस्टर्स का, कि इशू के टाइम उनको देना कितना पड़ा? 95, और रिडम्पशन के टाइम या रीपेड के टाइम उसे मिला कितना? 100 रुपए या 105 रुपए। तो जो डिफरेंस होता है इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस का, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। यानी ट्रेजरी बिल पे आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इशू करती है। आरबीआई इसे जीरो कूपन बॉन्ड्स की कैटेगरी में रखती है, क्योंकि इसे डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, और उसका रीपेमेंट कब किया जाता है? पार या प्रीमियम पे इशू किया जाता है। ट्रेजरी बिल पे डिस्काउंट नहीं दिया जाता, सॉरी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर ऑलरेडी इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट इस बेसिस पे बनाया गया है कि हम इशू करेंगे डिस्काउंट पे और रिडम्पशन करेंगे पार और प्रीमियम पे। ये हो गई सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब एक बात और है यहां पर कि ट्रेजरी बिल की जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 1 साल की होती है। तो बताना ही, समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं तो उसकी मैच्योरिटी पीरियड हमेशा क्या होगी? 1 साल की कम की होगी। सो उसकी मैच्योरिटी जो होती है, मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर। एक पॉइंट और है, वो ये है कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ promissory note. Which type of notes? Promissory note। माने कि इसका मतलब है कि ट्रेजरी बिल एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है। ये प्रोमिसरी नोट का क्या होता है सर? आपने 11th में पढ़ा होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो क्रेडिट, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रोमिसरी नोट। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये नहीं होता, ये प्रोमिसरी नोट होता है। यानी इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंप होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉमिस होता है कि मैं आपको इतने दिन बाद इतना पैसा दूंगा। यानी इसमें सिर्फ एक्सेप्टर होता है और पेई होता है, इसमें ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई तीन पार्टीज नहीं होती है। 11th में आपने पढ़ा है प्रॉमिसरी नोट क्या होती है। उसमें जो एक्सेप्टर होता है वो प्रॉमिस करता है किसको? जिसने पैसा दिया है उसको प्रॉमिस देता है कि मैं तुम्हें इतने दिन बाद पैसा दे दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रेजरी बिल से रिलेटेड, वो ये है कि इट इज अवेलेबल इन डिनोमिनेशन ऑफ 25,000। यानी कि अगर आपको ट्रेजरी बिल खरीदना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है 25,000।
एक शेयर अगर 100 रुपए का है, एक ट्रेजरी बिल अगर 100 रुपए की डिसाइड हुई है, तो ऐसा नहीं कि 100 रुपए दे के आपने परचेस कर लिया, नहीं, इसमें मिनिमम आपको 25,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। यानी एक ट्रेजरी बिल की कीमत कम से कम 25,000 होती है। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल नोट्स रिलेटेड टू द ट्रेजरी बिल। इसी तरह से आप नोट्स बनाइए घर पे भी, कि आपने पढ़ लिया मनी मार्केट, तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले और उसको लिख लिया। ट्रेजरी बिल का पूरा पैराग्राफ पढ़ा, उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लिया। अब इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि विच टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट विल बी नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स, तो आप बता देंगे ट्रेजरी बिल। कौन सा ऐसा बिल होता है जिसे आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ट्रेजरी बिल। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है मनी मार्केट का जो प्रोमिसरी फॉर्म में होता है? ट्रेजरी बिल। मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है ट्रेजरी बिल में? 25,000 रुपए। इस तरह से कई सारे केस स्टडीज भी आते हैं। अभी मैंने लास्ट ईयर का पेपर देखा था, तो उसमें क्वेश्चन क्या आया था कि एक पर्सन है, वो ट्रेजरी बिल खरीदने गया और उसमें उसने 20,000 रुपीज लगाया, लेकिन उसका ट्रेजरी बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ, यानी उसके इन्वेस्टर्स, आरबीआई ने उसे इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया कि वो ट्रेजरी बिल नहीं खरीद सकता। तो आप बताइए क्यों नहीं खरीद सकता? वो इसलिए नहीं खरीद सकता क्योंकि मिनिमम अमाउंट कितनी होती है? 25,000। इस तरह की केस स्टडी भी आती है, घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप कहोगे अरे यार वो तो ट्रेजरी बिल खरीद रहा है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, 20,000 लगा रहा है, क्यों नहीं खरीद पा रहा है? इसलिए नहीं खरीद पा रहा है क्योंकि वो 25,000 रुपए मिनिमम चाहिए ट्रेजरी बिल खरीदने के लिए। यानी आपको अगर ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ₹25,000। ये हो गया ट्रेजरी बिल का। दूसरी बात हम लोग चलते हैं, सेकंड इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इसको लेकर काफी आपको के डाउट्स थे कि सर व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सो वो भी देख लीजिए आप लोग। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नाम से ही क्लियर, नाम में बहुत कुछ रखा रहता है। अगर आप नाम अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इशूड बाय कॉमर्शियल बैंक्स। बहुत ही ध्यान से समझिए इसके पॉइंट्स को। इट इज इशूड बाय कॉमर्शियल बैंक। अभी इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा ट्रेजरी बिल, वो कौन इशू करता था? वो इशू करता था आरबीआई, लेकिन इसको कौन इशू करता है? कॉमर्शियल बैंक या फिर डेवलपमेंट बैंक्स। इन लोग के नाम से ना होगा। कॉमर्शियल बैंक मतलब जैसे नॉर्मल यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये कॉमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। डेवलपमेंट बैंक आपने एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, विकास बैंक, हाँ, आईडीएफसी। तो ये इस तरह के जो बैंक्स होते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स, ये जनरली किसी डेवलपमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। डेवलपमेंट बैंक्स हो गए। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब किसको इशू किया जाता है? इट इज इशूड टू कॉमर्शियल बैंक, इशूड बाय कॉमर्शियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इंडिविजुअल्स। किसको इशू करते हैं? इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशन को, और किसको इशू किया जाता है? कॉर्पोरेशंस को एंड कंपनीज को। तो ये याद रखिएगा कि हु इशूड द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? कॉमर्शियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एंड किसको इशू किया जाता है? तो किसको इशू किया जाता है? ये इशू किया जाता है इंडिविजुअल्स को, और इंस्टीट्यूशंस को, कंपनीज को। इन लोगों को क्या किया जाता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है। अब पॉइंट नंबर 2, इसका फॉर्म क्या होता है? ये एक तरह का अनसिक्योर्ड
अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। ये दूसरा पॉइंट है, यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है वो अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब इसके पीछे किसी तरह की कोई सिक्योरिटीज नहीं होती, इसीलिए थोड़ा सा ये रिस्की होता है एज कंपेयर टू ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल को कौन इशू कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंक्स ऑफ बैंक जिसे आप लोग जानते हैं। तो उस अगर वो कोई सिक्योरिटी इशू कर रहा है तो आपको सोचिए कोई इसको मना करेगा? नहीं मना करेगा। लेकिन अगर कॉमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, इंडिविजुअल मतलब हम जैसे लोग, इंस्टीट्यूशन मतलब जानते हैं आप लोग, कॉर्पोरेशन मतलब भी जानते हैं, कंपनी, तो उनको सिक्योरिटी चाहिए कि वो इंस्ट्रूमेंट सिक्योर्ड है कि नहीं है। तो अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है। अभी तो मैं बेसिक पॉइंट बता रहा हूं सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स के। और it is issued in period of tight liquidity. It is issued in the period of tight liquidity. ये टाइट लिक्विडिटी क्या होता है सर? जब मार्केट में बहुत पैसा कम रहता है, यानी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पैसा ही नहीं रहता, लिक्विडिटी नहीं रहती है, मतलब मैक्सिमम फंड इन्वेस्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो सिचुएशन में कॉमर्शियल बैंक्स को, डेवलपमेंट बैंक्स को कैश की जरूरत है। लिक्विड मनी का मतलब कैश, कैश एट हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब जैसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर लें, तुरंत आज चाहे तुरंत बेच दें। जैसे यूटीआई में या म्यूचुअल फंड में जो सिक्योरिटीज आप खरीदते हैं वो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाती है, अभी आप चाहें 1 मिनट में उसको बेच दीजिए। सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब इशू करते हैं? टाइट लिक्विडिटी की सिचुएशन में इशू करते हैं। और जाहिर से टाइट लिक्विडिटी की सिचुएशन है तो उस पर कोई लोग सिक्योरिटी भी नहीं रख सकते, इसलिए वो अनसिक्योर्ड होता है। तो सिचुएशन में जिनके पास एक्सेस पैसा है, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉर्पोरेशन है, कंपनीज है, इकोनॉमी को संभालने के लिए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बैंक्स को क्या देते हैं? पैसा देते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझिएगा। ये बैंक्स हैं, बैंक्स ने सारे प्रोविजंस फॉलो किए आरबीआई के, सीआरआर रखा, एसएलआर रखा, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में मनी कम हो रहा है, मतलब क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज्यादा हो चुका है, मार्केट में लिक्विड पैसा नहीं है। यानी बैंक के पास जब टाइट लिक्विडिटी हो जाए, मतलब पैसा ना हो, तो वो पूरी इकोनॉमी को संभालने के लिए कि इकोनॉमी में कैश फिर से आए, वापस आए, पैसा आए मार्केट में, वो क्या करते हैं? बड़ी बड़ी कंपनियों से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, मान लो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। और उस सिचुएशन में कंपनीज, कॉर्पोरेशन हेल्प ही करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो हेल्प नहीं करेंगे तो एक समय आएगा कि मार्केट डंप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उन्हीं को सबसे ज्यादा लॉस हो। तो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ाने के लिए, मनी नहीं है मार्केट में, मनी भेजने के लिए मार्केट में बैंक्स ही तो इश्यू करते हैं। मनी क्रिएशन कौन करता है? मार्केट, बैंक्स ही करते हैं। मार्केट में पैसा खत्म हो चुका है, टाइट लिक्विडिटी की सिचुएशन है, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन से वो पैसा लेंगे शॉर्ट टर्म पीरियड के। और ये सर्टिफिकेट डिपॉजिट एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से मोबिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बैंक्स और डेवलपमेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस can easily mobilize huge funds for short term period। मतलब जब बैंक्स को, अदर देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ज्यादा पैसे जरूरत है, मतलब 100, 200, 300 करोड़ रुपए जरूरत है, तो वो क्या करेंगे? They will take the help of the individuals, institution, corporation to create a better situation in the economy. So this is a certificate of deposits. ये हो गया एक पॉइंट। एक पॉइंट और मुझे दिमाग में आ रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट और, वो है कॉल मनी। वो भी देख लीजिए कॉल मनी क्या होता है।
व्हाट इज कॉल मनी? शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन कॉल मनी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेसिकली कॉल मनी जो है वो आरबीआई के प्रोविजंस फॉलो करने के लिए कॉमर्शियल बैंक्स को एक ऑप्शन मिला हुआ है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो कॉल मनी इट इज अ मेथड used by commercial bank to borrow funds from another commercial bank in order to maintain कैश रिजर्व रेशियो। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से एक मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है अपने डिपॉजिट्स का। लेकिन मान लीजिए किसी भी रीजन से बैंक किसी दिन, उसके पास पर डे डिपॉजिट्स का सीआरआर होना चाहिए, ये भी मैं बताऊं पर डे का, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड भी जनरेट होता है, आपको पता होगा। सो कॉल्स मनी की हेल्प से क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, और एक दूसरा बैंक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, एक्सिस बैंक है। मान लीजिए एचडीएफसी बैंक लगातार क्या करता है, अपने सीआरआर को मेंटेन करता है, लेकिन किसी दिन उसके पास डिपॉजिट ज्यादा आ गया और लोन उसने ज्यादा सैंक्शन कर दिया। अब किसी कोई बैठा तो है नहीं अंतर्यामी की तरह कि एग्जैक्ट वो निकाल ले कि सीआरआर उसका मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है। ये वह कब होता है, पब्लिक आवर के बाद, यानी जब दोपहर में शाम को जब बैंक्स के एम्प्लॉयज बैठते हैं तो वो सारे लेजर्स प्रिपेयर करते हैं जो भी आज के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उस बेसिस पे वो अपना सीआरआर देखते हैं कि आज जितना डिपॉजिट आया, जितना लोन गया, उस बेसिस पे हमारे पास जितने डिपॉजिट्स बचे हैं उसके हिसाब से सीआरआर मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है। ये पर डे उसे गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। मान लीजिए एचडीएफसी बैंक के लगातार सीआरआर अच्छे रहते हैं, लेकिन आज क्या हुआ, डिपॉजिट्स कम हुए, डिपॉजिट ज्यादा हुए और लोन भी ज्यादा हो गए। मतलब डिपॉजिट ज्यादा आए तो डिपॉजिट जब बढ़ता है आपको पता है, और जब लोन ज्यादा जाता है तो आपको पता है कि पैसा जाता है, तो डिपॉजिट भी आया लोन भी गया, जिसके कारण क्या हुआ, एचडीएफसी का जो सीआरआर का रेशियो था वो डाउन हो गया। तो अब वो क्या करेगा, जिसको लोन दिया उसे वापस नहीं ले सकता, जिसका डिपॉजिट लिया है उसको क्या कर रहे, डिपॉजिट अपने पास रखो, अभी हमारा सीआरआर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। उस सिचुएशन में एचडीएफसी बैंक हेल्प लेगा एक्सिस बैंक का, कहेगा यार एक दो दिन के लिए ऐसा करो, मुझे कुछ रुपए दे दो लिक्विड फॉर्म में, ताकि हमारा सीआरआर आज का मेंटेन हो जाए। जब एक दो तीन दिन बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो एचडीएफसी बैंक उस पैसे को एक्सिस बैंक को लौटा देता है। फ्री में नहीं देगा एक्सिस बैंक, ये भी मैं बता दूं। एक्सिस बैंक उसके लिए कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉल रेट। और ये कॉल रेट जो होती है ये पर डे फ्लक्चुएट होती है, डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई पे, क्योंकि बैंक इतने सारे बैंक हैं, इतने सारे ब्रांचेस हैं, कहाँ कब सीआरआर का रेट ऊपर नीचे हो जाए। तो जिनके पास सरप्लस फंड्स होता है वो सीआरआर को मेंटेन करने के लिए भी बैंक को हेल्प करते हैं और उनसे कॉल रेट लेते हैं। सो सिंपल सी सिचुएशन है, व्हाट इज कॉल मनी। कॉल मनी एक तरीका है जिससे कॉमर्शियल बैंक फंड बोरो कर सकते हैं अनदर कॉमर्शियल बैंक से। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैच्योरिटी पीरियड जो होती है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कॉल मनी इज जनरली फॉल्स टू 1 डे टू 15 डेज। यानी इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है 1 से 15 दिन की होती है। 15 दिन से ज्यादा के लिए कॉल मनी इशू नहीं होती। यानी एक बैंक दूसरे बैंक की हेल्प करेगा मेंटेन करने के लिए सीआरआर, लेकिन 15 दिन से ज्यादा नहीं। और ऐसा नहीं कि 15 दिन के लिए आपने ले लिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। यानी इस फैसिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कॉल रेट, यानी द इंटरेस्ट पेड
on call money is called call rate. और कॉल रेट जो होता है वो हाईली फ्लक्चुएट होता है। मैं बताया हूं कॉल रेट किसी भी बैंक का हमेशा फ्लक्चुएट होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि एचडीएफसी ने एक बार एक्सिस बैंक से कॉल मनी लिया तो जिस रेट पे लिया अगली बार भी जब लेगा तो उसी रेट पे लेगा, दोबारा लेगा तो उसी रेट पे लेगा, नहीं, ये हर घंटे हर मिनट चेंज होता है। जैसे मान लीजिए एक्सिस बैंक को 2 लोग से आया कॉल मनी मांगने के लिए, यूनियन बैंक से भी आ गया, तो एक्सिस बैंक क्या करेगा, देख रहा है कि डिमांड बढ़ रही है कॉल मनी की, तो वो अपने कॉल रेट को बढ़ा भी देगा। जहां देखेगा कोई कॉल सीआरआर मेंटेन करने के लिए कॉल मनी नहीं मांग रहा है तो रेट अपना घटा देगा। तो ये कॉल रेट जो होता है हर महीने, सॉरी हर महीने में कह रहा हूं, हर घंटे चेंज होता है। तो याद रखिएगा ये चीज, ये कभी एग्जाम में आपसे केस स्टडी में पूछता है कि कॉल रेट फ्लक्चुएट होता है कि फिक्स्ड होता है। कॉल रेट इज हाईली फ्लक्चुएटिंग। Okay, so these are the important point related to the call money.